Good afternoon, students. I am Jaideep Kumar. Let's continue our next topic, consumption function. ओके स्टूडेंट, यहाँ कंजम्पशन में एन मिस हो गया है, इसको आप बढ़ा लीजिए। कंजम्पशन की स्पेलिंग आप जानते हैं, CONSUMPTION होता है, तो यहाँ पर आप ओके बाद इसमें एन बढ़ा लीजिएगा यहाँ, ठीक है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप वीडियोस देख के इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे, क्योंकि आपने कोई क्वेरी नहीं दी है, अपनी कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूज़न मुझसे शेयर नहीं किया, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको दोनों ही टॉपिक क्लियर हो गए हैं। ओके, अब हम लोग इस थर्ड यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने की ओर चलते हैं, जिसका नाम है कंजम्पशन फंक्शन। ओके, हिंदी में इसे उपभोग फलन बोलते हैं, उपभोग फलन बोलते हैं। और ये जो फंक्शन वर्ड है स्टूडेंट, आपको मैंने 11th में ही पढ़ाया था, जब हम लोगों ने बात की थी प्रोडक्शन फंक्शन की, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, तो आपको मैंने वहाँ फंक्शन बताया था कि ये फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में, आपको मैंने बताया था, फंक्शनल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है कि दो जो रिलेटेड वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो दोनों हैं, दोनों के बीच फंक्शनल रिलेशन क्या है। यानी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है तो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, या डिपेंडेंट वेरिएबल अगर चेंज होता है तो उसका क्या कोई इम्पैक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। ओके, तो मैंने आपको पहले से ही फंक्शन के बारे में बता रखा है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप फंक्शन जो टर्म यहाँ पर यूज़ की गई है, फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, ये आप पहले से पढ़े हैं, ठीक है। तो मैं उतना डिटेल में अब नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको सीधे कंसर्न करता हूँ कंजम्पशन फंक्शन से। ओके, देखिए कंजम्पशन फंक्शन, अब मैंने कहा अभी आपको कि जो फंक्शन टर्म है, फंक्शन जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या बताता है, दो वेरिएबल कौन सा, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट, दोनों वेरिएबल के बीच एक फंक्शनल रिलेशन बताता है। क्या करता है स्टूडेंट, फंक्शनल रिलेशन बताता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंजम्पशन है, इस फंक्शन कॉन्सेप्ट को किसके साथ यूज किया गया है, कंजम्पशन टर्म के साथ यूज किया गया है। तो कंजम्पशन स्टूडेंट्स किस तरह का वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। आपका आंसर होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल होगा कंजम्पशन। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन डिपेंड ऑन इनकम लेवल। आपका इनकम लेवल जितना हाई होगा, कंजम्पशन का लेवल भी उतना ज़्यादा होगा। आपके लेवल ऑफ इनकम जितना कम होगा, आपका लेवल ऑफ कंजम्पशन उतना ही कम होगा। इट्स मीन्स कंजम्पशन डिपेंड ऑन नेशनल इनकम और लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो कंजम्पशन क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम। यानी जो कंजम्पशन फंक्शन है वो नेशनल इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बीच जो फंक्शनल रिलेशन है, यानी नेशनल इनकम में चेंज होने के बाद कंजम्पशन में जो चेंज आता है, ये चेंज कितना होगा, कैसा होगा, यही हमें एक्सप्लेन करके देता है कंजम्पशन फंक्शन। ओके, समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कंजम्पशन फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, यानी इनकम और कंजम्पशन के बीच का फंक्शनल रिलेशन बताता है इन सिंपल मीनिंग। यानी हम इसको बहुत सिंप्लीफाइड बोले तो क्या बोल सकते हैं, कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन्स दैट हाउ मैनी पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम आर कंज्यूम्ड।
सिंपल सी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम में से या नेशनल इनकम का कितना पोर्शन कंजम्पशन में यूज किया जाता है, यही बात हमें कौन बताएगा स्टूडेंट्स? कंजम्पशन फंक्शन बताएगा। मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों टर्म्स पढ़ाते समय बताया था कि हमारी जो इनकम होती है, इनकम के स्टूडेंट्स दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक में कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, यानी इनकम को या तो आप कंज्यूम कर सकते हैं और कंज्यूम नहीं किया तो वो इनकम क्या कहलाएगी? आपकी सेविंग कहलाएगी। अब देखिए, मैंने कहा कि इनकम जो है नेशनल इनकम की बात ही है, मैंने पहले बता दिया आपको इनकम मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम। ओके, क्लियर है? तो देखिए, अब मैंने कहा नेशनल इनकम का उस पोर्शन को एक्सप्लेन करता है जो कंजम्पशन में यूज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। हम एग्जांपल लेते हैं, अगर इनकम 100 है और इस इनकम में से 80 रुपीज़ कंज्यूम कर लिया जाता है और 20 रुपीज़ ऐसा है जो कंज्यूम नहीं किया जाता, तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? सेविंग्स हो जाएंगी। ठीक है, तो कितना पोर्शन, कितना रेशियो इनकम का कंज्यूम कर लिया गया स्टूडेंट? 80%। तो ये 80% क्या होगा स्टूडेंट्स? कंजम्पशन फंक्शन होगा। ये बात हमें कैसे पता लग रही है कि इनकम 80% खर्च हो रही है? इसका क्यों? क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन हमें ये बता रहा है इनके दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है जो रिलेशन इनकम में से कंजम्पशन को 80 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओके, तो देखिए सिंपल मीनिंग में यही है। इन द सिंपल मीनिंग, कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन्स दैट हाउ मैनी पोर्शन, और रेशियो भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऑफ नेशनल इनकम आर कंज्यूम्ड। ओके, सो कंजम्पशन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग टर्म, यानी हम कंजम्पशन फंक्शन को इस टर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ बाई, यानी कंजम्पशन यानी लेवल ऑफ कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है। ऐसे ही याद होगा आपको, जब मैंने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया था तो वहाँ आपको बताया था प्रोडक्शन को अगर हम क्यू से डिनोट करें तो क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के एंड एल, यानी उत्पादन का जो क्वांटिटी है, प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो किस पर? के फॉर कैपिटल, एल फॉर लेवल पर डिपेंड करती है। सेम कंजम्पशन फंक्शन में सी यानी कंजम्पशन डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इनकम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो हम बात कर रहे थे, दैट पोर्शन ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम, दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज कंज्यूम, या पोर्शन लिख सकते हैं आप, रेशियो भी लिख सकते हैं, विच इज कंज्यूम्ड इज नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी हम अपनी नेशनल इनकम का या अपनी इनकम का जितना पोर्शन, जितना रेशियो कंज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट, उसे दूसरी टर्म में क्या कहा जाता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। हिंदी में प्रोपेंसिटी को कहते हैं स्टूडेंट प्रवृत्ति, और कंजम्पशन आप जानते हैं उपभोग, यानी इस कॉन्सेप्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? उपभोग की प्रवृत्ति क्या है, लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, लोगों की उपभोग की प्रवृत्ति क्या है, उनका नेचर क्या है। या अगर कोई पर्सन अपनी इनकम का 80% कंज्यूम कर लेगा तो हम कहेंगे उसकी अपनी इनकम को 80% कंज्यूम करने की प्रवृत्ति है। कोई पर्सन अपनी सारी इनकम कंज्यूम कर लेता है तो हम कहेंगे उसकी प्रवृत्ति कैसी है? 100% इनकम कंज्यूम कर लेने की है। कोई पर्सन अगर 50% अपनी इनकम का कंज्यूम कर लेता है तो हम क्या कहेंगे? उसकी उपभोग की प्रवृत्ति कैसी है? वो अपनी आधी इनकम को कंज्यूम कर लेता है। तो दैट पार्ट ऑफ इनकम और नेशनल इनकम विच इज कंज्यूम्ड, जो कंज्यूम कर लिया जाता है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। ओके, यानी हम और दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज
कंज्यूम, उसको हम कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कंजम्पशन फंक्शन आल्सो डिफाइन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी हम कंजम्पशन फंक्शन को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए अपने कन्फ्यूज़न को। ओके, नेक्स्ट इसी टॉपिक में जो कौन आएगा टर्म आएगी वो क्या होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है स्टूडेंट, उसको हम कितने टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने क्लासेस में उसे डिवाइड कर सकते हैं, या कितने टाइप में उसे हम बांट सकते हैं। तो स्टूडेंट कैलकुलेशन के बेस पर स्टूडेंट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। कैसे? देखिए यहाँ लिखा है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, नीचे हम 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर रहे हैं। एक हम ऐसी कैलकुलेशन करेंगे जब टोटल इनकम से टोटल कंजम्पशन का हम रेशियो कैलकुलेट करें। अभी आपको क्या बताया, रेशियो ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इनकम ही क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ठीक है, यानी इनकम से कंजम्पशन का रेशियो ही क्या है स्टूडेंट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। तो देखिए ये रेशियो निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। क्या? एक आप टोटल इनकम से, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कहा टोटल इनकम यानी बाई 100 है, ठीक है, बाई 100 है, या हम एग्जांपल चेंज करते हैं, हम बाई को 1000 मान लेते हैं। कितना? बाई कितना है स्टूडेंट्स, एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू 1000, और इसमें से 8000 कंजम्पशन होता है। 8000 क्या होता है स्टूडेंट, कंजम्पशन होता है। क्लियर? अब देखिए इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अगर ये इनकम 1000 है, ये किसी पर, क्योंकि इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या होगी, जो मैंने आपको स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल बताए, तो ये क्या होगा, फ्लो वेरिएबल होगा ना। और फ्लो वेरिएबल होगा तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए होगा। तो मान लीजिए ये जो इनकम है ये 2020 के लिए है, तो इसका मतलब 2019 में भी कुछ इनकम रही होगी ना, 2019 में भी कुछ इनकम रही होगी। मान लीजिए 2000 में जो इनकम था बाई बराबर कितना था, 500, और उस समय कंजम्पशन मान लीजिए था 400। ठीक है, तो इससे ये क्या है, बाई टोटल इनकम है, ये बाई भी टोटल इनकम है, ये कंजम्पशन टोटल कंजम्पशन है, और ये कंजम्पशन भी टोटल कंजम्पशन है। तो हम अगर इसी एग्जांपल में टोटल कंजम्पशन से का रेशियो इनकम से देखें तो हम क्या करेंगे, 800 डिवाइड बाई 1000 निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा स्टूडेंट, 0.8 वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही अगर हम इधर देखें तो ये क्या होगा, 40/500, तो इसकी भी वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 0.8 मिल जाएगी, दोनों की सेम वैल्यू मिल जाएगी। तो टोटल इनकम से टोटल कंजम्पशन का हमने रेशियो निकाल लिया, तो इसे स्टूडेंट क्या कहा जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्यों? क्योंकि आपने एवरेज पढ़ा होगा, टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल नंबर से जब आप रेशियो निकालते हैं, डिवीज़न करते हैं टोटल क्वांटिटी को टोटल नंबर से, तो आपको एवरेज मिल जाता है। ठीक है, और निकाल क्या रहे हैं हम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगा। ओके,
अब देखिए इसी एग्जाम्पल को स्टूडेंट हम फिर से लिखते हैं। हमने एक ईयर लिया 2020, एक ईयर लिया 2090। यहाँ हमने y इज इक्वल टू कितना लिया था 500, यहाँ हमने y इक्वल टू कितना लिया था 1000। यहाँ c टोटल कितना था स्टूडेंट 400, यहाँ c टोटल कितना था स्टूडेंट 800। अब देखिए 2019 में इनकम कितना था 500, 2020 में कितना हुआ 1000। कितना इंक्रीज हो गया? इंक्रीज को आपको मैं पहले बता चुका हूं, डेल्टा बाई से डिनोट करेंगे। इंक्रीजमेंट को यानी चेंज को डेल्टा लिखते हैं, और चेंज किस में हो रहा है इनकम में, बाई में चेंज हो रहा है, इसलिए डेल्टा बाई लिख देंगे। कितना चेंज हुआ स्टूडेंट 500 चेंज हुआ ना, 500 था 1000 हो गया, तो कितना चेंज हुआ 500। ऐसे ही कंजम्पशन देखेंगे, 2019 में कितना था 400, 2020 में कितना हो गया स्टूडेंट 800 हो गया ना। तो कितना चेंज हुआ, चेंज को फिर से डेल्टा से लिखेंगे, और किस में चेंज हुआ कंजम्पशन में, यानी डेल्टा सी लिख देंगे स्टूडेंट। तो डेल्टा सी आप देखेंगे तो ये भी कितना हुआ 400। तो ये वैल्यू आपको कब मिल गई, जब इंक्रीज इन इनकम हुआ, इंक्रीज इन इनकम हुआ। ये वैल्यू कब की थी, ये 2019 यानी 2019 की टोटल वैल्यू थी, और ये 2020 की टोटल वैल्यूज थी। ठीक है, तो जब भी आप टोटल वैल्यूज से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो उसे एपीसी कहा जाता है। और एपीसी की तरह ही स्टूडेंट अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए जिस तरह से हमने एपीसी निकाला, ठीक है, कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड किया, वैसे ही चेंज इन कंजम्पशन को चेंज इन इनकम से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, यानी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई निकाल सकते हैं। तो 400 अपॉन 500 यानी 0.8 हो जाएगा ये वैल्यू। समझ गए? एपीसी कहां से निकाला हमने, टोटल वैल्यूज से, लेकिन चेंज भी तो होता है, इनकम में भी चेंज होता है, कंजम्पशन में भी, सेविंग्स में भी, सब में चेंज होता है। तो जब हर यूनिट पे चेंज से जो वैल्यू हम निकालते हैं, आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा यूटिलिटी चैप्टर में, टोटल डिवाइड बाई टोटल एवरेज मिल गया था, हर यूनिट पे हमने सम कर लिया था तो टोटल मिल गया था। ठीक है, और हर चेंज पर जो यूटिलिटी हमने कैलकुलेट की थी उसे हमने क्या कहा था स्टूडेंट, मार्जिनल कहा था, आपको याद होगा मार्जिनल कहा था ना। ऐसे ही ये क्या है, एक साल का चेंज है। ठीक है, और जब हम दो ड्यूरेशन के बीच चेंज हुई इनकम और चेंज हुए कंजम्पशन का रेशियो निकालते हैं तो उसे भी स्टूडेंट क्या कहा जाता है, मार्जिनल ही कहा जाता है। और मार्जिनल पर जब हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाएगा, यानी एमपीसी कहा जाएगा। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, जब आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कंजम्पशन का टोटल इनकम से रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और जब आप एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो आप चेंज इन कंजम्पशन आफ्टर चेंज इन नेशनल इनकम का रेशियो देखेंगे, जिसे हम मार्जिनल यानी एमपीसी बोलेंगे। तो यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 2 तरह की स्टूडेंट्स होती है, एक जब आप चेंज इन इनकम के साथ चेंज इन कंजम्पशन का रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एमपीसी कहते हैं। और जब आप टोटल इनकम के साथ टोटल कंजम्पशन का प्रोपोर्शन या रेशियो देखते हैं तो इसे स्टूडेंट एपीसी कहा जाता है। ओके, क्लियर है?
कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ग्रुप में शेयर करते रहिएगा। जब जूम क्लास करता हूँ वहाँ आप शेयर कीजिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं वन बाई वन। पहले एपीसी को, उसके बाद एमपीसी, दोनों को हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जांपल भी लिया हूँ, एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। इनकम कितना है, 100 है, तो आपको बताया इनकम के दो पार्ट हो जाएंगे, एक कंजम्पशन, दूसरा सेविंग। तो कंजम्पशन कितना है, 80 है, सेविंग कितनी है, 20 है। ओके, तो आपको मैंने अभी बताया जब आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं, आप बात करते हैं एवरेज एपीसी की, तो हम क्या देखते हैं इसमें, कंजम्पशन का रेशियो इसकी कंसर्न या कोरिस्पॉन्डिंग जो इसकी इनकम है उस इनकम के साथ कंजम्पशन का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये रेशियो, ये पोर्शन ही क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। ओके, देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पर यही लिखा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी refers to the ratio or portion of consumption to the corresponding level of income. It is calculated as, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसे रिफर्स करती है, पोर्शन और रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू द corresponding, जो इसकी संबंधित लेवल ऑफ इनकम है उसके साथ कंजम्पशन का पोर्शन या रेशियो ही क्या कहलाता है स्टूडेंट, एपीसी कहलाता है। और इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम, और नेशनल इनकम भी लिख सकते हैं। इस तरह से एपीसी को कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ देखिए लिखा है कंजम्पशन को हमने सी से डिनोट किया है, इनकम को बाई से, तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी, यानी एपीसी इक्वल टू सी अपॉन बाई लिख सकते हैं। जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, देखिए उस एग्जाम्पल से अगर एपीसी हम कैलकुलेट करें तो हमने यहाँ स्टूडेंट कंजम्पशन कितना माना, 80, टोटल इनकम कितना था, 100, तो सी हम जानते हैं एपीसी इज इक्वल टू क्या है, सी अपॉन बाई, तो सी की वैल्यू कितना 80 और टोटल इनकम की वैल्यू 100। इन्हें सॉल्व करेंगे तो एपीसी की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी स्टूडेंट, 0.8 मिल जाएगी। ओके, कोई डाउट है इसमें आप मुझसे ग्रुप में शेयर कीजिए या जूम क्लासेस में आप शेयर कर सकते हैं। ओके, अब हम देखिए कुछ फीचर्स ऑफ एपीसी की बात कर लेते हैं। फीचर्स यानी कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन होते हैं, कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए पहली विशेषता इसकी स्टूडेंट्स क्या होगी, एपीसी कैन बी मोर देन वन, एपीसी एक से अधिक हो सकता है। अब देखिए आप रेशियो निकालते हैं, सी अपॉन वाई, सी अपॉन वाई का रेशियो निकालते हैं, तो ये एक, जब इनकी वैल्यू दोनों का रेशियो एक आता है, इसका मतलब सीवी और इनकम दोनों की वैल्यू कितनी है, बराबर है, तभी तो एक आएगा। तो ये तो पॉसिबल है कि कंजम्पशन और इनकम दोनों की वैल्यू सी इक्वल हो, ये तो पॉसिबल है। लेकिन एपीसी की वैल्यू मोर देन वन आने के लिए स्टूडेंट आप जानते हैं एपीसी मोर देन वन कब आ सकता है, जब सी इज ग्रेटर देन वाई हो, यानी किसी पर्सन का कंजम्पशन उसकी इनकम से ज़्यादा हो, तभी क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको मैंने बताया था, आप ऑटोनोमस कंजम्पशन याद है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, आपकी इनकम भले ही बाई इज इक्वल टू 0 क्यों ना हो, फिर भी कुछ कंजम्पशन होगा, कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होगा ना। तो इस ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से कभी कभी सी की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन बाई हो जाती है। और ऐसी जब सी की वैल्यू ग्रेटर देन बाई होगी, अगर आप कंजम्पशन शेड्यूल देखेंगे, जो आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल मैंने बताया उसमें देखेंगे, तो फर्स्ट टू पॉइंट उसमें, फर्स्ट टू स्टेप या फर्स्ट टू राउंड उसमें आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ कंजम्पशन इज ग्रेटर देन बाई है। और जब भी कंजम्पशन ग्रेटर देन बाई होगा तो एपीसी कैसा होगा,
स्टूडेंट मोर देन 1 होगा। और दूसरा सी, जब कंजम्पशन की वैल्यू लेस देन वाई हो तो तो एपीसी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, एपीसी लेस देन 1 होगा। ये पॉसिबल है, आप जानते हैं कि कंजम्पशन हमेशा इनकम से कम ही होता है, क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती जाती है तो हम कंजम्पशन को घटाते जाते हैं और हमारी बचतें बढ़ती जाती हैं, इसलिए कंजम्पशन ऑलवेज रिमेन्स लेस देन ऑफ इट्स वाई। और ऐसी सिचुएशन में एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है। तो देखिए वही पहला फीचर में क्या लिखा हमने, एपीसी कैन बी मोर देन 1 हो सकता है, अभी आपको बताया, और लेस देन 1 भी हो सकता है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एपीसी इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। ओके, सेकेंड फीचर देखते हैं सर स्टूडेंट्स, इसका क्या होगा। सेकेंड फीचर देखिए लिखा है एपीसी नेवर बी जीरो बिकॉज कंजम्पशन नेवर जीरो। समझ गए, इसको ऐसे ही समझ गए होंगे कि एपीसी की जब भी आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सी अपॉन बाई होता है, और एपीसी की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, जब सी की वैल्यू 0 अपॉन 100 इस तरह से हो जाए, सी की वैल्यू 0 हो जाए तभी एपीसी की वैल्यू 0 हो सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो, कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन के कारण कभी भी स्टूडेंट कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता, भले ही आपकी इनकम 0 क्यों ना हो। और जब कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब एपीसी भी कभी 0 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0। इस टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एपीसी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? आई होप सेकेंड फीचर भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड फीचर देखते हैं स्टूडेंट, एपीसी फॉल्स। एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। इनकम बढ़ने के साथ एपीसी फॉल्स हो जाता है। एपीसी क्या है, रेशियो ऑफ कंजम्पशन, ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट इनकम लेवल। यही तो है स्टूडेंट, इनकम लेवल। और आपको बताया है कि जो कंजम्पशन का इनकम के साथ रेशियो है वो इनकम बढ़ने के साथ क्या होता है, घटता जाता है। जितनी इनकम आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी टोटल इनकम में सेविंग्स का पार्ट, सेविंग्स का रेशियो बढ़ता जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो घटता जाएगा। देखिए वही, और ये कंजम्पशन का रेशियो ही क्या है स्टूडेंट, एपीसी है। इसका मतलब हम ये क्लियर कह सकते हैं, ये एपीसी फॉल्स विद इंक्रीजिंग इनकम। ठीक है, यानी जब भी आपकी इनकम इंक्रीज करती जाएगी, आपका एपीसी यानी रेशियो ऑफ कंजम्पशन विद कंसर्न इनकम में घटता जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, एपीसी ऑफ पुअर्स में बी मोर देन रिचर्स बिकॉज पुअर्स कंज्यूम मोर पोर्शन देयर इनकम एज कंपेयर टू रिचर्स ग्रो। यानी इसका मतलब सिंपल सा स्टूडेंट कि जो पुअर पर्सन होते हैं इनका एपीसी जो रिच पर्सन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। कैसे, मान लीजिए कोई पुअर पर्सन है, वो 200 रुपये इनकम अर्न करता है और कंज्यूम कितना कर लेगा, जाहिर सी बात है 200 रुपये खर्च करता है, तो इस आज की महंगाई के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम 150 रुपये भी खर्च कर सकता है। जबकि एक रिच पर्सन है जो एक दिन में लगभग मान लीजिए 10,000 रुपये अर्न करता है, तो ये मैक्सिमम एक दिन में कितने खर्च कर देगा, मैक्सिमम, अरे हम मान लेते हैं 5,000 खर्च कर देगा। तो ये क्या है, बाई है, और ये क्या होगा, सी, सेम यहाँ बाई सी। तो अगर हम इनका एपीसी कैलकुलेट करें, रिच पर्सन्स का एपीसी कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 5,000
अपॉन 10,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ 0.05। ठीक है, और इनका अगर हम देखें तो 150 अपॉन 200। ठीक है, तो लगभग 0.7 इनका ज़्यादा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो पुअर पर्सन जो होते हैं वो अपनी इनकम का मोर देन पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए अपनी इनकम का मोर देन पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए उनका एपीसी कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जबकि रिचर्स पर्सन की इनकम बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उनका कंजम्पशन उतना ही ज़्यादा नहीं होता है, यानी उनका इनकम से जो कंजम्पशन का रेशियो है वो कम होता है, इसीलिए इनका एपीसी क्या होता है, कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, फिर भी कन्फ्यूज़न रहता है तो जूम क्लासेस में आप मेरे साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ अपना कन्फ्यूज़न शेयर कीजिए, मैं आपके सभी कन्फ्यूज़न्स को सॉल्व करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप एपीसी को ठीक से पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए और मुझे सेंड कीजिए ताकि मैं उन्हें चेक कर सकूं। ओके, थैंक यू।